अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एडवोकेट हारिस निसार। तो आज हम लॉ गेट के हवाले से अपनी तैयारी का आगाज़ करने लगे हैं। ये हमारा बैच नंबर 2 है। तो हम स्टार्ट करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी के ऑर्डर से। सो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 1, रूल 1 to 13। सो आज के लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ लॉ गेट की तैयारी के हवाले से। बेसिकली स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफ़िकल्टी इसमें आती है कि इसको किस तरह पास करना है, इसमें तैयारी कैसे करनी है। बड़े परेशान होते हैं कि हमने इसमें मार्क्स कौन से हैं, 50 कैसे हासिल करने हैं। और कोई स्टूडेंट्स तो दूसरी और तीसरी दफ़ा भी और इवन फोर्थ टाइम भी अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें ये है कि आपने ना आप जब तक आप लोगों की अप्रोच सही नहीं होगी तैयारी की, तब तक बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए पास करना लॉ गेट को, या कोई भी एग्ज़ाम जो से आपका एमसीक्यू बेस्ड जो से हैं। तो आप सबसे पहले देखें ना कि आपने किसी भी चीज़ की तैयारी जब करनी है तो आप उसके सोर्स की तरफ जाते हैं, उसकी बुनियाद, उसकी या उसकी एसेंस, उसकी मेन कि कहाँ से वो चीज़ को लिया गया। तो ऑब्वियसली आपका जो सोर्स है अपना लॉ गेट के हवाले से, और जो उसके कंटेंट्स है आपको दे दिए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं इसकी बात करता हूँ जो हमारा आज का लेसन है, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी ऑर्डर 1 रूल 13। आपने बेयर एक्ट पे चल जाना, ठीक है। बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी है। आप बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, बेयर एक्ट की इंग्लिश को आपने समझना है, पढ़ना है, समझना है, और फिर आपने इसको याद रखना है, फिर एमसीक्यू सॉल्व करना है। ये काम करके आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप जिस तरह स्टूडेंट्स करते हैं मार्केट से कोई भी बुक्स ले लेते हैं, कोई कहीं तो मुझे कहते हैं कि सर हमने दो दो बुक्स ली हैं, उसको सॉल्व किया फिर भी हम फेल हो गए। तो इसी वजह से फेल हुए भाई, आपने रटा लगाया, आपने समझा नहीं है। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका रूल 1 है, इसमें से किसी एक चीज़ को जिक्र किया होगा एक बुक के अंदर, उस हवाले से बात की होगी एमसीक्यू, और आपने उल्टा लगा लिया। आपको इसका दूसरा पहलू पता ही नहीं है। जब तक आप इसको रीड नहीं करोगे पूरा, इंग्लिश की समझोगे नहीं, तो तब तक आप बहुत मुश्किल है कि आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। अगर आप ये 2-3 चीज़ें कर लें तो लॉग एट पास 50 मार्क्स तो आपके आएंगे आएंगे, आप 70 to 80% भी ले सकते हैं। तो चलें आप हम स्टार्ट करते हैं। और ये कि जब आपने ये काम कर लिया है, अब हमारी अप्रोच जिस तरह लास्ट बैच में हमारा बैच 1 कंप्लीट हुआ है, तो ये सेकंड बैच हमने स्टार्ट किया। हमारी जो मेरी अप्रोच है वो ये है कि आपको बेयर एक्ट से जो सी एच के जो भी आपके सेक्शन है या वट एवर आर्टिकल्स और जो आपके ऑर्डर है फॉर एग्ज़ाम्पल सीपीसी के अंदर, वो आपको यहाँ से रीड करवाना, आपको इंग्लिश उसकी पढ़ाना, उसको समझाना, ठीक है। और उसके बाद हम एम सी क्यू सॉल्व करेंगे। इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे और इंडिविजुअली आप ये ऑर्डर 1 का फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पेयर एक्ट से कर रहेंगे, फिर हम साथ साथ इसकी जो सी है मैंने आपको पीपीटी यहाँ पर इसकी बनाई है, ये मैं आपको सारा इसका गाइड करूँगा। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी आपको ना अंडरस्टैंडिंग होगी। और फिर बाद में हमारा जो सा मॉक टेस्ट होंगे। तो इस तरह ये हमारी अप्रोच होगी। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले तो आपको सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। सीपीसी बेसिकली ये उर्दू में इसको कहते हैं ज़ाब्ता दीवानी। और इसके अंदर आप कह लें कि सीपीसी आपको बेसिकली यही बताती है कि सिविल केसेस में क्या प्रोसीजर इख्तियार करना होता है। सीपीसी प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। सीपीसी टेल्स हाउ टू प्रोसीड द सिविल केसेस, कैसे आपने सिविल केसेस को आपने प्रोसीड करना है, आगे लेके चलना है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसेंशियल्स ऑफ सिविल सूट ये क्या चीज़ है, मतलब क्या लवाजमात है किसी भी दीवानी
मुकदमे के। अब आप देखें ना, अब किसी बंदे का कोई इशू होता है, कोई दीवानी जो सा मैटर मामला होता है, कोई उसकी प्रॉपर्टी का फॉर एग्जांपल इशू हो जाता है, तो ऑब्वियसली अब एक बंदे का इशू है दूसरी पार्टी के साथ, तो वो पार्टी और तो होंगी ना किसी भी मुकदमे में। जब एक पार्टी लेके जाएगी, वो क्लेम करेगी कि मेरा ये राइट इंफ्रिंज हुआ है या मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो वो किसी के ख़िलाफ़ जो सा है वो दावा दायर करेगा, तो पार्टीज़ होगी इसके अंदर। उसके बाद क्या, काज ऑफ एक्शन, वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिसके बिना पर ये दावा लेके जाया जा रहा है, ठीक है। द ग्राउंड्स सच एज वायलेशन ऑफ राइट डेट एंटाइटल अ प्लेंटिफ टू ब्रिंग अ सूट। और प्लेंटिफ हमारे पास प्लेंटिफ वो बंदा है एक मुकदमे में, वो पार्टी है जो मुकदमा लेके जाता है और जो क्लेम करता है कि मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ, मेरे से ज़्यादती हुई है। और जो डिफेंडेंट है, जिस तरह के नाम है डिफेंडेंट, मतलब दिफा करना अपने आप को, उसके क्लेम के अगेंस्ट वो अपने आप को दिफा करेगा कि ये ऐसे मैटर नहीं है, ये अदरवाइज है। तो डिफेंडेंट होता है दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ मुकदमा लेके आ जाता है। अच्छा, और उससे एसेंशियल ऑफ सिविल सूट में नंबर 3 पे आता है सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कि किस मामले पे जो है ना ये आप बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई और भी आपका राइट हो सकता है। और चौथी एसेंशियल चीज़ है कि आपने ऑब्वियसली जब ये सारा कुछ मामला लेके गए तो रिलीफ क्लेम करेगा जो प्लेंटिफ है कि ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो मुझे ये रिलीफ चाहिए इसमें कोर्ट से। अच्छा, ये तो एसेंशियल से ये आपके ये टर्म समझना ज़रूरी थी आपको आगे बढ़ने से पहले। चलिए अब हम पढ़ते हैं, ऑर्डर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसका बेरिट पढ़ते हैं। पार्टीज़ टू सूट्स, ऑर्डर 1, किसी भी मुकदमे में जो पार्टीज़ होती हैं। अच्छा, उसका रूल नंबर 1 क्या है, हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ्स, कौन प्लेंटिफ के तौर पर ज्वाइन हो सकता है। ऑल पर्सनस मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज प्लेंटिफ्स in whom any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of acts or transactions is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative, where, if such persons brought separate suits, any common question of law or fact would arise। जी, आपने बस ना टेंशन ले ली, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कहा क्या है इसमें बेसिकली इसने, अब हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे। अच्छा, अब देख रहे हैं इसमें राइट टू रिलीफ जो सा राइजेज आउट ऑफ सेम एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्टराइज होता है। तो अब बेसिकली यहाँ इसमें क्या कहा जा रहा है कि तो कोई भी ऐसा शख्स जिसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है किसी सूट के अंदर, वो प्लेंटिफ बनेगा, ठीक है। ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज प्लेंटिफ्स इन होम एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन। अच्छा, इसकी हम मिसाल लेते हैं कि अगर एक माँ मुकदमा करती है अपने लिए मेंटेनेंस का या खुला का करती है, तो ओबियसली बच्चे के लिए भी मेंटेनेंस का होगा मामला सारा, तो बच्चे को भी प्लेंटिफ होना चाहिए। अगर मदर जो सी है वो प्लेंटिफ 1 है, तो बच्चे को भी प्लेंटिफ होना चाहिए। तो अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो जो पहला बच्चा है वो प्लेंटिफ 2 के तौर पे आ सकता है। माँ तो प्लेंटिफ 1 आ गई ना, पहला बच्चा प्लेंटिफ 2, दूसरा बच्चा प्लेंटिफ 3 एट्सट्रा। तो माँ बच्चों का नाम लाजमी लिखेगी, अदरवाइज़ कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करेगा। अच्छा, तो बाकी ये है कि लाजमी नहीं है कि जो उनसे जो भी प्लेंटिफ है वो पूरे पूरे का पूरे रिलीफ में इंटरेस्टेड हो। अगर वो किसी भी पार्ट ऑफ रिलीफ में इंटरेस्टेड है और वो समझता है कि मुझे किसी न किसी अंदाज से मेरा जो राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो वो प्लेंटिफ के तौर पे ज्वाइन हो सकता है। अब आप ये देखें, ये मदर एंड चाइल्ड की तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। तो दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप अगर एक पर्सन है, 3 पर्सन है, ए बी एंड सी, तो सी अटैक करता है ए पे और बी पे,
ठीक है, ए और बी पे। तो ऑब्वियसली ए और बी का राइट इन्फ्रिंज हुआ है, ठीक, उनको जो सा है सी के एक्ट से जो भी है उनको चोट पहुंची है या वो परेशानी हुई है या जो भी मामला हुआ है, हर्ट हुआ है उनका, तो वो सूट दायर कर सकते हैं ए और बी सी के ख़िलाफ़। अच्छा, अब इसमें आप ये पढ़ें ज़रा, अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन। अब ये देखें ना, ये सेम एक्ट है, सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजेक्शन इज एलिजिबल टू एग्जिस्ट वेदर जॉइंटली सेवरली और इन द अल्टरनेटिव। अब इसके अंदर अब इसके अंदर क्योंकि एक ही एक्ट के अंदर और एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर जो सा ये मामला हुआ है, तो ये एक ही सूट दायर कर सकते हैं और एज अ को प्लेंटिफ इसमें आ सकते हैं। जी, तो इसमें आगे क्या कह रहा है, वेयर इफ़ सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट्स एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज। अगर अगर ए और बी सेपरेट सूट लेके चल जाते हैं सी के ख़िलाफ़, हालांकि एक ही मौके पे सारा काम हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी राइज हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी राइज हो सकता है। तो इसलिए ये एक ही केस के अंदर प्लेंटिफ जो सा है वो ज्वाइन करेंगे। तीसरी एग्जांपल इसमें है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड सी सम पब्लिशर के, अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी जो उनकी जो पब्लिकेशन है, उनकी बुक्स जो सी हैं, उनके नाम सी यूज़ कर रहा है उनके नाम से ना, जो भी मामला है, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये एक ही सूट के अंदर कर तो अलग अलग भी सकती हैं मुकदमा सी के खिलाफ, लेकिन वो क्या करती हैं, वो एक ही सूट के अंदर एज ए को प्लेंटिफ ज्वाइन हो जाते हैं और सी के ख़िलाफ़ जो सा है वो सूट कर मुकदमा दायर करते हैं। सो ऑल पर्सन मे बी ज्वाइन इन वन सूट एज प्लेंटिव इन होम एनी राइट टू रिलीव इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट इसमें वर्डिंग है, और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजेक्शन इज एलिजिबल टू एग्जिस्ट वेदर जॉइंटली सेवरली और इन द अल्टरनेटिव वेयर इफ़ सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट्स, अगर वो अलग अलग सूट लेके जाते हैं, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, तो लॉ का क्वेश्चन या फैक्ट का क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। तो अब हम जाते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स, जहाँ पर ये लगे कोर्ट को, अदालत को, कि कोई भी जो मुकदमे में प्लेंटिफ्स है वो जान के मे एम्बेरस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट, जान के ट्रायल को, मुकदमे को, वो उसको उसमें रुकावट है या उसको डिले कर रहा है, द कोर्ट मे पुट द प्लेंटिफ्स टू देयर इलेक्शन और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपेडिएंट। तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इनका जो सा है ना मुकदमा वो सेपरेट किया जाए, ट्रायल सेपरेट किया जाए, और कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कोर्ट समझे कि ज़रूरी है इसको मामले को प्रोसीड करने के लिए। सो पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, प्लेंटिफ में एम्बेरस और डिले ट्रायल, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सेपरेट ट्रायल्स के लिए इसमें। तो इसमें बेसिकली अब कुछ लोग जॉइंटली प्लेंटिफ के तौर पर सू करते हैं, पर अदालत ये कहती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, प्लेंटिफ जो सा है इस तरह ये ज़्यादा हो जाते हैं, और आप जो चीज़ लेकर आई है ये लेकर आए हैं इस तरह तो मुकदमा काफ़ी तो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग ग्रुपिंग कर लें, आप लोग सेपरेट सेपरेट ट्रायल के अंदर आ जाएं, क्योंकि आपका जो इशू है वो अलग है। तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई प्लेंटिफ जॉइंटली एक सूट लेकर आते हैं, तो कोर्ट कहता है कि इसका आप सेपरेट ट्रायल करें, आप जॉइंट ट्रायल की तरफ मत जाएं। चलें, ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 की जानब हम बढ़ेंगे। हु मे बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट्स, डिफेंडेंट्स के तौर पे कौन ज्वाइन हो सकता है। आपको उर्दू में प्लेंटिफ को कहते हैं मुद्दई और डिफेंडेंट को कहते हैं मुद्दा अलग। तो डिफेंडेंट के तौर पर कौन कौन ज्वाइन हो सकता है। ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट्स अगेंस्ट होम एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन। ये आप देख लें,
ये जो वर्डिंग जिस इधर भी यूज़ हुई थी, और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजेक्शन इज alleged टू एग्जिस्ट वेदर jointly, severally, or in the alternative, where if separate suits were brought against such persons, any common question of law or fact would rise. बेसिकली ये रूल नंबर 3 रेप्लिका ही है, रूल नंबर 3 का सिर्फ प्लेंटिफ का जो सा है और डिफेंडेंट का वर्ड ये सब्स्टिट्यूट हुआ पड़ा इधर। तो इसमें रूल नंबर 3 में हमारे पास है हु में भी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट्स, इसमें राइट टू रिलीफ अराइज आउट ऑफ द सेम एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इसमें आ सकता है। अच्छा, तो अब हर वो शख्स जो इन्वॉल्व है एक मुकदमे में, इसको डिफेंडेंट के तौर पर ज्वाइन किया जा सकता है। अब इसमें इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, हम देख कोई एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद फाइल सूट अगेंस्ट अमजद। अब अहमद ने मुकदमा करना है अमजद के ख़िलाफ़ कि अमजद ने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और मलकियत का दावा कर रहा है। तो अहमद ने अमजद के ख़िलाफ़ मुकदमा कर दिया। अब अगर अहमद ने सिर्फ पार्टी बनाया है अमजद को, तो सूट आगे नहीं बढ़ेगा जी। क्यों? क्योंकि अहमद को अमजद को भी पार्टी बनाना था, साथ साथ तहसीलदार को भी पार्टी बनाना था और रजिस्ट्रार को भी पार्टी बनाना था। हर कंसर्न बंदे को पार्टी बनाना था अहमद ने। तो जब अहमद हर कंसर्न बंदे को डिफेंडेंट के तौर पर उसको अटैच कर लेगा, तब जब उसको स्टे मिलेगा तो वो जाकर तहसीलदार को भी दिखाएगा कि भाई मुझे स्टे मिल गया है, रजिस्ट्रार को भी जाकर वो दिखाएगा कि मुझे स्टे मिल गया, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ये लगा लें ताकि ये बंदा ज़मीन ना बेच सके। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली लॉ के टर्म्स में डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस। तो इसका ये मतलब है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट द लैंड प्रॉपर्टी कैनॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कि जब मुकदमा जो सा है वो पेंडिंग होता है, उसका भी फैसला होना होता है, तो कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। तो अहमद इन तमाम लोगों को डिफेंडेंट बनाएगा जो इस मुकदमे से रिलेटेड है या जिनका होना ज़रूरी है। तो इन तमाम रिलेटेड इंटरेस्टेड लोगों को क्या किया जाएगा, इनको डिफेंडेंट के तौर पर ऐड कर लिया जाएगा। ये इसका है मामला। और एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपके पास ये ए बी सी और डी जो से हैं वो डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोजेस कर देते हैं डी को इसकी प्रॉपर्टी से। फॉर एग्जाम्पल डी के बाद उसकी प्रॉपर्टी थी, वो अपने घर में बैठा हुआ था, जो भी मामला था उसको ए बी सी उनसे आए हैं और उसको डिस्पोजेस कर दिया उन्होंने डी को प्रॉपर्टी से जी। ए बी सी उन्होंने डिस्पोजेस कर दी है डी को उस प्रॉपर्टी से। तो जो डी है वो इन सब को डिफेंडेंट के तौर पर ऐड करवाएगा। All persons may be joined as defendants against whom any right to relief in respect of or arising out of the same act हुआ ना, or transaction or series of acts or transaction is alleged to exist। वो बताया जाता है कि ये एग्जिस्ट करती है, इनकी उन्होंने एक्ट किया है सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन। अब ये देखें ना, इसमें एक ही एक्ट हुआ है, ए बी सी जो से हैं ये जो से बंदे एक दफ़ा आए हैं और इन तीनों ने निकाला है डी को। तो एक ही सेम एक्ट सेम एक्ट है, सेम ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो अब डी के पास पूरा राइट है कि वो इनको को डिफेंडेंट्स के तौर पर ऐड कर ले। वेदर जॉइंटली सेवरली और इन द अल्टरनेटिव वेयर इफ़ सेपरेट सूट्स वर ब्रॉट अगेंस्ट सच पर्सन। इसका मतलब है कि अगर डी जो है वो सेपरेट सूट लेके आता है सी के ख़िलाफ़, बी के ख़िलाफ़, ए के ख़िलाफ़, तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड राइज एनी कॉमन क्वेश्चन। तो आप एक ही चीज़ को देखें ना, ये एक ही मैटर है ना बेसिकली। तो कोर्ट अब इस तरह आप टाइम तो नहीं वेस्ट करेगा अपना कि वहाँ पर भी इधर भी, तो एक एक क्वेश्चन जो सा है बेसिकली, बल्कि इसमें मुश्किल होगी क्योंकि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो सा इसमें राइज करेगा।
इसलिए ये एक ही सूट के अंदर सारे डिफेंडेंट्स के तौर पर शामिल हो जाएंगे, ए बी और सी। इसी तरह कार और बस का एक्सीडेंट अगर आप देखें होता है, कार और बस का एक्सीडेंट हुआ है और एक पर्सन था उसमें वो ज़ख्मी हो गया, वो बीच में बेचारा, वो उसकी किस्मत ख़राब थी, वो बीच में आ गया तो उसको भी नुकसान हो गया। तो वो अब अकेला तो नहीं इनके खिलाफ, एक कार वाले के खिलाफ भी अकेला मुकदमा करेगा, बस वाले के खिलाफ भी मुकदमा करेगा। अब इसमें सेम एक्ट और सेम ट्रांजेक्शन हुई है, सेम एक्ट और सेम ट्रांजेक्शन, तो वो को डिफेंडेंट के तौर पर इन दोनों को ऐड कर लेगा, कार वाले को भी और बस वाले को भी, और अपने जो से ना क्लेम करेगा, रिलीफ क्लेम करेगा। चलें, ये तो हो गया रूल नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। अच्छा, एक रूल नंबर 4 पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूल 1 और रूल 3 क्या है। ये मैंने भी जो आपको पहले बताया कि मल्टीपलिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स से बचने के लिए, कि मतलब यार एक ही मामला सिनेरियो सारा है, वो एक ही दफ़ा हुआ था, पर्सन डिफरेंट है, तो आप एक के खिलाफ अलग तो नहीं मुकदमा करोगे ना, टाइम वेस्ट होगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी होंगे, ठीक है ना। मतलब आप अब ये फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल ले लें आप, कि अगर ये डी जो सा जो बेचारा प्रॉपर्टी से निकला है, तो वो अगर अकेला अकेला मुकदमा करता है इनके खिलाफ, जो कि एक ही एक्ट के नतीजे में मामला हुए थे, ठीक है, तो वो सी का, बी का, ए का तो मुकदमा वो सेपरेट अगर करता है तो अननेसेसरी एक्सपेंसिव भी बियर करेगा, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी भी हो जाएगी और प्रोसीडिंग्स की। सो इस वजह से रूल 1 और रूल 3 के ये ऑब्जेक्टिव है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करना और अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो से हैं उसको भी अवॉइड करना, जो बिला वजह जो खर्चे होते हैं उनसे एक्स्ट्रा उनसे एक्सपेंस उनसे बचा जा सके। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स है। रूल 4 की जानब बढ़ते हैं। कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ ज्वाइंट पार्टीज, ठीक है, कोर्ट जजमेंट दे सकता है किसी के हक में और किसी के खिलाफ एक या एक से ज़ायद पार्टीज के, ठीक है। जजमेंट मे बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट, जजमेंट जो दी जा सकती है बगैर किसी तरमीम के दी जा सकती है। फॉर सच वन और मोर ऑफ द plaintiffs as may be found to be entitled to relief, for such relief as he or they may be entitled to, against such one or more of the defendants as may be found to be liable according to their respective liabilities। अच्छा, कोर्ट में सो अब इसमें तो जब एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट हैं तो कोर्ट देखेगी कि क्या वाकई सब प्लेंटिफ के हक़ में जजमेंट देनी है या किसी के हक़ में देनी है और किसी को नहीं रिलीफ देना। इन द सेम वे, क्या सब डिफेंडेंट्स के ख़िलाफ़ जजमेंट देनी है ये कोर्ट डिसाइड करेगी, या कुछ लोगों को निकालना है और कुछ के ख़िलाफ़ आपने इंजेक्शन पास करना है, जजमेंट पास करनी है, ऑर्डर पास करना है या कोई डिग्री पास करनी है। तो यहाँ कोर्ट के पास ये राइट है, ये इनके पास डिस्क्रिप्शनरी राइट है कि सारों या तो सारे या सारे में से कोई ख़ास बंदे इनके ख़िलाफ़ वो फैसला सुनाना है, ये कोर्ट के पास राइट है। तो इसमें देखते हैं रूल नंबर 4 में, जजमेंट फॉर वन और मोर प्लेंटिफ फाउंड एंटाइटल्ड टू रिलीफ। इसमें ये वो जजमेंट दे सकते कि एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ को आपने रिलीफ देना है। जजमेंट फॉर वन और मोर प्लेंटिफ फाउंड एंटाइटल्ड टू रिलीफ, एक प्लेंटिफ को देना है, दो को देना है, तीन को देना है, कितना देना है ये भी कोर्ट डिसाइड करेगी। जजमेंट अगेंस्ट वन और मोर डिफेंडेंट एज मे बी फाउंड लायबल। अब जजमेंट ये दे सकते हैं कि जितने डिफेंडेंट है कि यार इसकी इतनी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, इसको एक डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, मतलब सब के ख़िलाफ़ एक तो नहीं जजमेंट आ सकती ना। अब इस तरह मैंने आपको वो एग्जांपल दी थी उसकी अहमद की, अमजद और अहमद की, मैं आपको दिखाता हूँ जी, अहमद फाइल सूट अगेंस्ट अमजद। तो इसमें जो मैंने बताया था कि वो डिफेंडेंट बनाएगा उसको भी, रजिस्ट्रार को भी, और ऑब्वियसली वो जो है तहसीलदार, तो वो भी डिफेंडेंट ही है ना, तो उनके ख़िलाफ़ तो नहीं आने लगा ना। तो ये बता रहे हैं कि भाई डिफेंडेंट लाजमी नहीं कि कोर्ट सब एक ही सब एक ही चीज़ पे सबको वो कर दे कि सारे फ़र्क या सबको रिलीफ मिल गया। वो डिपेंड करता है कि कौन है, किसी क्या क्या सिनेरियो उसके हिसाब से
जो प्लेंटिव्स हैं एक से या एक से ज़्यादा, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ भी मिल सकता है, किसी को नहीं भी मिल सकता, किसी डिफेंडेंट को ज़्यादा सज़ा मिलेगी, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका मामला है रूल नंबर 4 का। फॉर सच वन और मोर ऑफ द प्लेंटिव्स एज मे बी फाउंड, जैसा कि फाइंड किया जाए, एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिव जैसा कि फाइंड टू बी एंटाइटल टू रिलीफ, के जिसको रिलीफ देना है। फॉर सच रिलीफ एज ही और दे मे बी एंटाइटल टू, उन उस रिलीफ का कि जब वो और दूसरे प्लेंटिव जो कि उसका हक रखते हों, अगेंस्ट सच वन और मोर ऑफ द डिफेंडेंट्स, जजमेंट आ सकती है एक डिफेंडेंट के खिलाफ या ज़्यादा डिफेंडेंट के खिलाफ, एज मे बी फाउंड टू बी लायबल, जैसा कि वो कोर्ट फाइंड करें कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज़, उनकी अपनी रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी अपनी जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंग। सो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। और रूल नंबर 5 की जानिब हम बढ़ते हैं। डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। ठीक है, it shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him। ठीक हो गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिफेंडेंट इंटरेस्टेड हो सारे रिलीफ क्लेम में, सूट जो जो भी उसमें सूट में होता है मुकदमे में उसके ख़िलाफ़। अब डिफेंडेंट तो वो तहसीलदार और वो भी हैं रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी के मामले में, तो वो तो नहीं रिलीफ क्लेम कर सकते मुझे भी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दें। तो ये वाली अगर आप कोई चीज़ लेके चलें तो आप उसको समझ आएंगे। तो इधर हम अपनी देख लेते हैं क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, तो डिफेंडेंट का पूरे रिलीफ क्लेम में इंटरेस्टेड होना ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी इसके साथ जो लिंक हो सकता है मामला, किसी पार्टी क्लेम के साथ लिंक हो सकता है या इनडायरेक्टली इसके साथ रिलेशन हो सकता है, तो इसको आप जो इस तरह के जिसमें बंदे होते हैं उसको आप डिफेंडेंट बना सकते हैं। तो अब इसमें एग्जांपल कौन सी है आप देखते हैं। एग्जांपल है ए इंस्टीट्यूट सूट अगेंस्ट डी ई एंड एफ इज़ नॉट इंटरेस्टेड in relief claimed by A. This will not impact the suit and relief claimed by A। ठीक है, सो इसमें अब ए जो है वो मुकदमा करता है डी और ई एफ के खिलाफ। ए सूट अगेंस्ट डी ई एंड एफ इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीफ क्लेम बाय एफ को इंटरेस्टेड ही नहीं है अब उसको जो भी रिलीफ क्लेम करना है ए ने, क्योंकि उसका लिंक ही नहीं है उसके साथ, तो वो सूट को कोई भी इसमें ना मतलब उसको ख़राब नहीं कर सकता। दिस विल नॉट इम्पैक्ट द सूट एंड रिलीफ क्लेम बाय ए। तहसीलदार रजिस्ट्रार एंड अहमद एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि तहसीलदार और रजिस्ट्रार को ओबियसली इस प्रॉपर्टी में से कोई नहीं चाहिए, वो भी डिफेंडेंट है तहसीलदार रजिस्ट्रार और अमजद, तो अमजद से ही लेना ना, कोर्ट के खिलाफ ही फैसला करेगी। ये तो मुतलका पार्टी थी इसलिए इनको ऐड किया जाए एज डिफेंडेंट। तो रूल नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। The plaintiff may, at his option, join as parties to the same suit all or any of the persons severally or jointly and severally liable on any one contract, including parties to bills of exchange, hundies and promissory notes। ठीक है, अगर एक बंदा है इसने सेम कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब लोगों को चीज़ें बांटी है बेची हैं एक बंदे ने, तो अब अगर कोई मसला बन जाता है तो वो तमाम लोग जिनको इसने चीज़ें बेची हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है जिनसे सबको एक मुकदमे में लाकर करा कर सकता है कि जनाब ये सारे के सारे मेरे क्या हैं डिफेंडेंट हैं। तो अगर ये कोई डॉक्यूमेंट्स इसने ओरिजिनेट किए थे मोर देन वन पीपल की फेवर में, तो वो अलग अलग भी सब पर मुकदमा कर सकता है और वो सबको एक ही मुकदमे में जॉइंटली सू भी कर सकता है। तो ये इसका बेसिकली बताया गया है इसमें। Rule 6, if there are multiple parties in one contract and contract is breached, then those parties can be treated as co-defendants। यही इस इंग्लिश में बताया गया जो वहाँ पर लिखा हुआ है ना। ठीक है, आगे है रूल नंबर 7। When plaintiff in doubt, from whom redress is to be sought। Where the plaintiff is in doubt as to the person from whom he is entitled to obtain redress, plaintiff को पता ही नहीं है कि किससे मैंने अपना राइट लेना है, मुझे कौन मुझे कौन सा ना मेरा जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ है, मेरे ज़्यादती को उसका जिम्मेदार है,
तब ही मे ज्वाइन 2 or more डिफेंडेंट्स इन ऑर्डर दैट द क्वेश्चन एज टू विच ऑफ द डिफेंडेंट्स इज लायबल एंड टू वट एक्सटेंट मे बी डिटरमाइंड एज बिटवीन ऑल पार्टीज़। तो वो क्या करता है, वो जो भी उसको समझ में आता है कि डिफेंडेंट उसको वो सबको इसमें लगा देता है, डिफेंडेंट के ये भी वो सबको ऐड कर देता है डिफेंडेंट्स के अंदर। तो फिर आगे कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन ज़िम्मेदार है, कितना ज़िम्मेदार है, तो सब पार्टीज़ के दरमियान। तो अब आप देखें ना, अब एक प्लेंटिफ है और क्या हुआ जनाब, इसको समझ नहीं आ रही कि मैंने डिफेंडेंट किसको बनाऊँ। तो अब वो क्या करेगा, जो जो उसको लगता है ना कि ही में बी सूड एज डिफेंडेंट, वो सबको डिफेंडेंट बना देगा। तो जब वो डिफेंडेंट आएंगे तो अदालत डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन सी प्रॉपर पार्टी बनेगी और कौन सी नेसेसरी पार्टी बनेगी। तो ये प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी, ये भी दो टर्म्स हैं, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी तो वो है ना कि जिसके बगैर डिसीजन नहीं हो सकता, अगर कोई हो गया तो वो इनफेक्टिव डिसीजन होगा। और प्रॉपर पार्टी ये होता है कि जिसके बगैर डिसीजन तो हो सकता है लेकिन जिसका उसमें होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो पूरे हक़ाइक़ का पता लग सके जो भी मुकदमे में मामला है। अब नेसेसरी पार्टी कौन सी है और कौन सी प्रॉपर पार्टी, ये कोर्ट का काम है कि वो डिसाइड करे। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किसके ख़िलाफ़ मुकदमा करना है, तो आप इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा करोगे। तो अब इसकी मिसाल कैसे है, अब मिसाल है कि मैंने एक चीज़ किसी से मैंने ली थी, एक कारोबार, हाँ अब एक कारोबार है, उसमें कुछ लोग हैं, काफ़ी मल्टीपल लोग हैं उसके अंदर, और सबकी मलकियत है, उसमें शराकत है बेसिकली। तो आप वो मैं कुछ खरीद लेता हूँ उनसे। अब उसमें न किसके नाम पे, बड़े भाई के नाम पे है, और बैठता वहाँ पर कौन है, छोटा भाई बैठता है। पार्टनरशिप में कोई 5-6 बंदे और भी है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई छोटे भाई के ख़िलाफ़ मुकदमा करना है, बड़े भाई के ख़िलाफ़ मुकदमा करना है, या वो जो 5-6 बंदे हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा करना है। तो रूल नंबर 7 आपको बताता है कि आप डिफेंडेंट में, डिफेंडेंट के खाने में सबका नाम डाल देंगे, तो फिर आगे कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपका जो पर्टिकुलर रिलीफ है वो किस डिफेंडेंट से सॉर्ट आउट हो सकता है। इसके मुताबिक कोर्ट पार्टीज एडजस्ट कर देगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है रूल नंबर 7 में। When plaintiff in doubt from whom redress is to be sought, A thinks he can get relief from D, E and F but is not sure who is the right person party liable for it. A will make D, E, F as co-defendants in one suit. बिल्कुल ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई उर्दू के अंदर। चलें अगले रूल पे जाते हैं, रूल नंबर 8। अच्छा ठीक है, ये अभी हम जा रहे हैं जी। रूल नंबर 8, वन पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। ठीक है, चलें। वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सनस हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, बहुत सारे लोग हैं एक सूट में, एक ही इंटरेस्ट है। वन और मोर ऑफ सच पर्सनस में, एक या एक से ज़्यादा पर्सनस उसमें में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से सू कर सकते हैं, और बी सूट और हो भी सकते हैं, और में डिफेंड कर सकते हैं सच सूट उस मुकदमे में ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के बिहाफ पर, और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड, उन सब लोगों के फ़ायदे के लिए जो उसमें इंटरेस्टेड हैं। बट द कोर्ट शैल इन सच केस गिव, लेकिन कोर्ट इन केस में जो भी इस मामला में गिव एट द प्लेंटिस एक्सपेंस, प्लेंटिस के एक्सपेंस पे नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, नोटिस देगा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का जो मुकदमा शुरू होता है, टू ऑल सच पर्सनस, सब उन पर्सनस को, आइदर बाय पर्सनल सर्विस से, कोर्ट से, और वेयर फ्रॉम द नंबर ऑफ पर्सन और एनी अदर कॉज सच सर्विस इज़ नॉट रीजनेबल प्रैक्टिकल, और जहाँ ये प्रैक्टिकल नहीं है कि उनको इस तरह दिया जाए, बाय पब्लिक एडवर्टीजमेंट, एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एज द कोर्ट, जैसा कोर्ट सोचे, इन ईच केस, सारे केस में ट्रैक्ट। ठीक है, आगे है रूल नंबर 2, इसको हम देखते हैं। पहले इसको हम डिस्कस कर रहे हैं रूल नंबर 1, सब रूल 1। सो अब लाजमी नहीं है कि जनाब अगर 10 पार्टनर हैं तो 10 के 10 आ जाएं, ठीक है ना। वो किसी एक को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं कि भाई आप हमारे बिहाफ पर जाकर मुकदमा कर लें,
मिसाल के तौर पर ये सक्सेशन के जो सूट होते हैं तो इसमें अक्सर लोग अवॉइड करते हैं कि हमारी जो सी हैं ख़वातीन जो सी हैं वो घर की औरतें वगैरह अदालतों में ना जाएं। तो वो क्या करते हैं, वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक बंदे को दे देते हैं और वो एक बंदा सब के बिहाफ पर जाकर मुकदमा फाइल कर देता है। तो सारे लोग किसी एक को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर अपना मुकदमा आगे फॉरवर्ड करवा सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली बनाया है जी। वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है, अब इसके कुछ ऑब्जेक्ट है और कंडीशन। ऑब्जेक्ट क्या है कि इससे क्या होगा, अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, जो कि एक से या एक से ज़ायद मुकदमे चलने एक ही मामले पे वो बच जाते हैं। ठीक है, हरासमेंट से जो उनसे है वो ऑब्वियसली बच जाते हैं। ठीक है, एक मेल अगर पर्सन उसको आप कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा लोगों को नहीं करते हैं, तो हरासमेंट वगैरह जो फीमेल को पेश आ सकती हैं उससे आप बच जाएंगे। फैसिलिटेटिंग द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन, बल्कि इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, मावनत प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे आप उसको फैसला करना है, डिसीजन ऑफ क्वेश्चन। कंडीशंस क्या है इसके लिए कि पार्टीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें पार्टीज़ बहुत होनी चाहिए, न्यूज़ पार्टीज़ ऑब्वियसली कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, तब भी तो वो उसको अपना नुमाइंदा बना रही है ना कि हमारा भी इंटरेस्ट चाहिए आप करो। परमिशन और डायरेक्शन फ्राम द कोर्ट, और कोर्ट भी परमिशन देगी, डायरेक्शन देगी कि हाँ इनके बिहाफ पे ये हो सकता मामला। और पार्टीज़ को नोटिस भी जाएगा, नोटिस टू पार्टीज़ फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 8 सब रूल 1। ठीक है, वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, दोबारा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। वन और मोर्स ऑफ सच पर्सन में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से सू कर सकता है और बी सूट और मे डिफाइंड इन सच सूट और ऑन बिहाफ ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन इंटरेस्टेड। ठीक है, बट द कोर्ट शैल इन सच केस गिव एट प्लेंटिस एक्सपेंस नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू ऑल सच पर्सन आइदर बाय पर्सनल सर्विस और वेयर फ्रॉम द नंबर ऑफ पर्सन और एनी अदर केस सच सर्विस इज नॉट reasonably practicable by a public advertisement as the court in each case may direct। ठीक है, तो सेम इंटरेस्ट है, न्यूमरस पार्टीज़ है, तो एक बंदे को आगे किया और उनको कह दिया कि आप हमारे बिहाफ पे लड़ें, और जब कोर्ट इसको देखता है तो वो उसको अलाउ कर देता है सारा मामला, और वो सब पार्टीज़ को जो सा है प्लेंटिफ्स के एक्सपेंस पे नोटिस जारी करता है कोरियर के थ्रू, और जिस तरह भी फिजिबल हो या पब्लिक एडवर्टीजमेंट के भी थ्रू, अगर वो उसको नोटिस नहीं पहुंचाया जा सक रहा है किसी भी तरीके से, नहीं पता एड्रेस का, तो वो किसी पब्लिक एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। Rule number 8 sub rule 2, any person on whose behalf or for whose benefit a suit is instituted or defended under sub rule 1 may apply to the court to be made a party to such suit। ठीक है, अब इसके अंदर रूल 8 सब रूल 2, कोर्ट कैन अलाउ अ पर्सन टू बिकम अ पार्टी ऑन whose behalf suit is instituted। अब वो खुद पार्टी बनना चाह रहा है, वो कह रहा है कि ये इसी तरह मेरा मामला आगे नहीं चल रहा, तो खुद पार्टी बनना चाह रहा है, तो कोर्ट अलाउ कर सकता है कि आप भी पार्टी बन जाओ, क्या पता वो नहीं इसमें अग्री है कि मेरे बिहाफ पे कोई जाए। सो एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ, जिसके बिहाफ पर और फॉर हुज बेनिफिट या जिसके फ़ायदे के लिए अ सूट इंस्टीट्यूटेड मुकदमे का इंदराज हुआ है और डिफेंडेड अंडर सब रूल 1, इस रूल के मुताबिक सब रूल 1 के में अप्लाई कर सकता है कोर्ट को, किस लिए, टू बी मेड अ पार्टी बनने के लिए टू सच सूट, उस मुकदमे में। ठीक है, सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट है रूल नंबर 9, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। जी, ये आप समझ लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे तो आप एक पूरा लेक्चर बन सकता है। बहरहाल चलें इसको, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर, जिस तरह के इसका नाम सजेस्ट करता है, मिस जॉइंडर, मिस जॉइंडर, इससे आपने याद रखना गलती से अगर कोई मिस हो गया, कोई पार्टी अगर सॉरी कोई मिस्टेकनली ज्वाइन हो गई है, तो अगर कोई पार्टी कौन सी या मिस्टेकनली ज्वाइन हो गई है या जिसने ज्वाइन होना था नॉन ज्वाइंडर, या जिसका ज्वाइन होना बनता था, जो पार्टी जिसका बनता था वो है ही नहीं, वो नॉन ज्वाइंडर है, तो अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाता है तो वो कोर्ट जो सा है वो सूट को डिफीट नहीं कर सकता।
कि उसकी वजह से अगर किस तरह का सिनेरियो रहता है तो उसकी वजह से सूट तो नहीं ख़राब होगा ना। नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीज़न ऑफ द मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर पार्टीज़, कि अगर किसी भी सूट के अंदर पता लग गया कि इसमें मिस जॉइंडर है, कि ये गलती से किसी पार्टी को ज्वाइन करवा दी है, या नॉन जॉइंडर है, एक पार्टी बनती थी उसको ज्वाइन नहीं कराया गया, तो इस वजह से वो सूट तो डिफीट नहीं होगा ना, वो सूट डिसमिस नहीं होगा। एंड द कोर्ट मे इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी so far as regards the rights and interests of the parties actually before it। और कोर्ट उस सूट के अंदर जो भी कंट्रोवर्सी तनाज़े का मामला आता है उसमें देखें कि क्या राइट्स और इंटरेस्ट है पार्टीज़ के उनके सामने, तो उस हिसाब से वो भी उसको डील करेंगी या फैसला करेंगी। तो अब आपने क्या किया कि एक पार्टी को गलती से ज्वाइन कर दिया, तो वो बनती नहीं थी, तो वो अदालत में आकर कहेगा कि मैं तो मिस ज्वाइंटर हूँ, मैंने यहाँ पर प्रॉपर या नेसेसरी पार्टी नहीं हूँ, तो लिहाजा मुझे इस मुकदमे में ज्वाइन नहीं किया जाना था, मुझे इस मुकदमे में गलती से ज्वाइन किया गया है, तो ये मिस ज्वाइंटर है, मुझे निकाल दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। और अगर कोई ऐसी पार्टी जिसको सिरे से ज्वाइन ही नहीं किया गया, वो कहती है जनाब मैं तो बड़ी नेसेसरी पार्टी थी, मुझे कैसे आप भूल गए, ये तो ये कौन सा बंदा है ना, ये है नॉन जॉइंडर, मुझे आप ऐड करें। अब आपकी एग्जांपल जो है काफ़ी आपको समझने में आसानी होगी। अब बहन भाइयों की जो प्रॉपर्टीज़ की पार्टीशन का एक मामला है, अब भाइयों ने जो भी सूट कोर्ट में लगाया हुआ है मुकदमा है, उसमें बहनों को उन्होंने छोड़ दिया, बताया नहीं, उनको निकाल दिया, साइड पे कर दिए कि खुद हम कब्ज़ा कर लें। तो मुकदमा पार्टीशन का अगर होगा तो बहनें तो नेसेसरी पार्टी है ना, मतलब अब बहनों के बगैर कोई भी डिसीजन अगर कोर्ट देता तो इफेक्टिव तो नहीं होगा ना ऑब्वियसली, तो वो नेसेसरी पार्टी हैं। तो बहनें अगर नॉन जॉइंडर की दरख्वास्त देंगी कि हम नेसेसरी पार्टी थी, हमें ज्वाइन नहीं किया गया, लिहाजा हमें इसमें ज्वाइन करवाया जाए, तो वो दे सकती हैं फिर अपनी इसकी दरख्वास्त कि हमें ज्वाइन किया जाए। तो मिस जॉइंडर है किसी जी मिस जॉइंटर है किसी गलत बंदे को ज्वाइन करवा देना, और नॉन जॉइंटर है किसी दुरुस्त बंदे को ज्वाइन ना करवाना। तो इधर आप देख लेते हैं हमारे पास क्या है। एज द नेम सजेस्ट मिस जॉइंटर मीन मिस्टेकनली ज्वाइंट एंड नॉन जॉइंटर मीन्स नॉट ज्वाइनिंग द प्रॉपर पार्टी। मिस जॉइंटर इज नीदर प्रॉपर नॉट नेसेसरी पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो तो कुछ भी नहीं ना प्रॉपर पार्टी ने नेसेसरी पार्टी है, वो तो गलती से ज्वाइन हो गया। मिस जॉइंटर नॉन जॉइंटर कैन नॉट डिफीट सूट। ऑब्वियसली अगर कोई मिस जॉइंटर के ना नॉन जॉइंटर आ जाते हैं किसी मुकदमे में, तो उसकी वजह से सूट मुकदमा तो नहीं ख़राब हो गया ना, कि वो रजिस्ट ही नहीं करता, वो तो चलेगा। एक्सेप्शन क्या है इसकी, इफ़ नॉन जॉइंटर इज़ नेसेसरी पार्टी, अगर नॉन जॉइंटर जो कि पार्टी बनती थी और वो नेसेसरी पार्टी है, तो फिर सूट ये इस पर फ़र्क पड़ सकता है। एग्जाम्पल इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टीज ब्रदर इज नॉट जॉइंट सिस्टर्स एज पार्टीज, हेयर सिस्टर्स और नेसेसरी पार्टीज़ जो मैं आपको पहले बता दी है। तो ये सिस्टर्स जो सी हैं जो कि नेसेसरी पार्टी हैं, वो बताती हैं कि हमारे जो से है हमें सुने बगैर आप इसका फ़ैसला ना करें, तो ये एक्सेप्शन है। तो अगले आगे हम चलते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सा रूल आ रहा है, रूल नंबर 10, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। अच्छा, सूट इन मुकदमा किसी एक गलत बंदे को आपने उस मुकदमे में प्लेंटिफ आपने गलत ज़ाहिर करवा दिया, वो था ही नहीं। सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ वेयर अ सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन और एज प्लेंटिफ, और वेयर इट इज़ डाउटफुल, किसी गलत बंदे को आपने प्लेंटिफ बना दिया और जहाँ ये शुबा हो शक हो, वेदर इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द राइट प्लेंटिफ, कि वो वाकई किसी सही बंदे के नाम पे उसको एज अ प्लेंटिफ आपने ज्वाइन किया है, जहाँ पर शुबा हो। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, तो इस सूरत हाल में कोर्ट किसी भी जो सा है प्रोसीडिंग्स की जो भी स्टेज होती है मरहले में, अगर वो सेटिस्फाई है डेट द सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड थ्रू अ बोनाफाइड मिस्टेक, कोई जनरल मिस्टेक से जो सा सूट ये मामला आया है और सूट चल रहा है, और एंड डैट इज़ नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर इन डिस्प्यूट, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि हक़ाइक़ का पता लगा सके हम जो भी तनाज़े में मामले में। ऑर्डर दे सकती हैं एनी अदर पर्सन टू बी सब्सटीट्यूटेड, किसी भी पर्सन को, किसी भी बंदे को, कि वो टू बी सब्सटीट्यूटेड और एडिड एज प्लेंटिफ, कि उसको प्लेंटिफ के तौर पर ऐड कर दिया जाए, अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स जस्ट। ठीक है,
अच्छा, अब जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, इनको पता है कि जब कोई ऐसा मामला होता है कि जिसमें कोई पार्टी के तौर पर ऐड होना चाहता है किसी भी मुकदमे में, तो एक कॉमन एप्लीकेशन होती है जिसे हम कहते हैं रूल 110 की एप्लीकेशन, ऑर्डर 1 रूल 10। इसकी दरख्वास्त हम किसी भी मुकदमे में देते हैं कि डेट आई में प्लीज़ बी एडिड एज अ पार्टी। ठीक है। तो ये बड़ी तो जो सी इम्पोर्टेंट जो सी है आप कह लें कि उसमें इसका रूल है, ये काफ़ी चलता भी है। तो इसमें कहते हैं कि जनाब मुझे पार्टी के तौर पर इस मुकदमे के अंदर ऐड किया जाए, तो आप अपना इंटरेस्ट वो ऑब्वियसली इसमें बताएंगे कि जनाब ये मेरा इंटरेस्ट है और मुझे इसमें शामिल नहीं किया गया, तो लिहाजा मुझे शामिल किया जाए। या अगर कोई भी आप सूट रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम पर फाइल कर देते हैं, तो आप इस सूट को उधर ही मेंटेन कर दो, कोर्ट को बता दो कि ये बोनाफाइड मिस्टेक है, दरख्वास्त दे सकते हैं आप। तो पार्टी को रिप्लेस कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा कि आपने मुकदमा किसी और पे करना था हो किसी पे किया। इसकी एग्जांपल क्या है इस सिनेरियो की, कि एक ज़मीन है जी, आपने किसी से ख़रीदी है और आपने इसके ख़िलाफ़ मुकदमा कर दिया। तो बाद में पता चला कि जिससे ख़रीदी है वो तो एंटाइटल्ड ही था ही नहीं, वो तो किसी का आप कह लो किसी के बिहाफ पे या रिप्रेजेंटेटिव था। जो असल बंदा था, आपको असल मालिक को उसको तो आपने किया ही नहीं, अब आपको तो असल मालिक को सू करना चाहिए था। तो अब क्या होगा, अब असल मालिक को भी पार्टी बनाएंगे, एक्चुअल एक्चुअल बंदा कि एक्चुअली ये जो सा बंदा इसके खिलाफ ने सू करना था। तो ये 110 की एप्लीकेशन से ही सारा मामला होगा। So the court may at any stage of proceedings, either upon or without the publication of other party and on such terms as may appear to the court to be just, order that the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out, and that name of any person who ought to be have joined, whether is plaintiff or defendant, or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to educate upon and settle all questions involved in the suit be added। मतलब किसी भी कोर्ट किसी भी पार्टी को निकाल सकती है, ऐड कर सकती है, अगर वो समझे कि ये ठीक नहीं है या जो सही पार्टी है वो ऐड नहीं की गई, और वो एप्लीकेशन भी दे सकता है ऐड होने के लिए, और कोर्ट खुद भी उसको ज्वाइन करा सकती है। ये आप ये देखें ना, ये इसकी वर्डिंग को गौर किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉन, either upon or without the application of either party, neither the court may at any stage of the proceeding, either upon application पे और without application, दोनों सूरतों में इसना हो सकता है। रूल 10 सब रूल 3, no person shall be added as plaintiff suing as a plaintiff suing without a next friend or as the next friend of a plaintiff under any disability without his consent। कोई भी पर्सन shall be, no person shall be added as plaintiff, plaintiff के तौर पे ऐड नहीं हो सकता है। suing जो सू करे without a next friend और as the next friend, नेक्स्ट फ्रेंड के बगैर, और एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ प्लेंटिव, प्लेंटिव के नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर, अंडर एनी डिसेबिलिटी किसी भी उज़र के अंदर, बगैर उसके कंसेंट के। वेयर डिफेंडेंट एडिड प्लान टू बी अमेंडेड, अगर एक डिफेंडेंट जो सा है वो ऐड किया जाता है, तो जो प्लांट है उसको अमेंड किया जाएगा। प्लांट जो सा है जो आप जो प्लेंटिफ देता है, जिस पे सारा लिखा होता है ये मामला आता है, इस तरह आपने जो दायर करते हैं दवा, और उसके जवाब में डिफेंडेंट आपको देता है रिटन स्टेटमेंट। सो डिफेंडेंट जब ऐड किया जाएगा तो प्लांट भी अमेंड होगी ना, वो एक नया आपने ऐड कर दिया, बंदा ऐड कर दिया। सो अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स बी अमेंडेड इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी, and amended copies of summons and of the plaint shall be served on the new defendant, and if the court thinks fit on the original defendant, subject to the provision of Limitation Act section 22, the proceedings as such against any person added as defendant shall be deemed to have begun only on the service of summons। तो प्रोसीडिंग्स अब भी किसी के ख़िलाफ़ जाएगी, डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ जिसको ऐड किया जाता है, जब उसको आप समन देंगे, अब समन नहीं दिया तो उसके खिलाफ किस तरह आप प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, बताओ तो सही ना कि आपको डिफेंडेंट के तौर पे हमने ऐड किया। तो जी इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास परमिशन, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ इफ सम रॉन्ग प्लेंटिफ इज़ एडिड विदाउट एनी मेलाफाइड इंटेंशन, मतलब वो बोनाफाइड मिस्टेक होती है, देन कोर्ट में ऑर्डर टू सब्स्टिट्यूट इट्स नेम विद द राइट प्लेंटिफ। ठीक है। इफ़ सम रॉन्ग डिफेंडेंट इज़ एडिड विदाउट एनी मेलाफाइड इंटेंशन,
then court may order to substitute its name with the right defendant. अगर रॉन्ग डिफेंडेंट ऐड कर लिया गया बगैर किसी बदनीति के, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि उसका नेम सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए राइट डिफेंडेंट के साथ. व्हेन डिफेंडेंट इज़ चेंज्ड देन प्लान इज़ नीडेड टू बी अमेंडेड. ओबियसली जब डिफेंडेंट चेंज कर दिया जाता है, एक नया आपने पार्टी ऐड कर दी है मुकदमे में, तो प्लान आपका जो है उसको भी अमेंड किया जाता है. समन्स विल बी इशूड टू न्यू डिफेंडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम. आप समन देते हो नए डिफेंडेंट को उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करने से पहले. ये भी हमारा बहुत ज़रूरी है, अपने रूल नंबर 10 के अंदर ही आता है. तो अब आगे हम देखते हैं कंडक्ट ऑफ सूट. रूल नंबर 11 कहता है हमारे जी, द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ द सूट टू सच पर्सन एज इट डीम्स प्रॉपर. सो कोर्ट बता सकता है कि आपने मुकदमा किस तरह लेके चलना है और क्या क्या इसमें सारा करना है. कोर्ट के पास इख्तियार है कि किसी भी मुकदमे में जो कंडक्ट करने, यानी इसको आगे फर्दर लेकर चलने, और कौन मेन पार्टी के तौर पर यहाँ पर आएगा और किस तरह इसको लेकर चलना है, और गवाह कौन होंगे, ये सारा कोर्ट डिसाइड करेगा. किसके बिहाफ पर गवाह आएंगे और कौन विटनेस रिकॉर्ड करेगा, ये एविडेंस कौन देगा, रिकॉर्ड कौन करेगा, कौन विटनेस लेकर आएगा, कौन यहाँ पर डॉक्यूमेंट देगा, ये सारा कोर्ट डिफाइन करेगी और बताएगी कि फ़लाँ के ज़िम्मे ये काम है, फ़लाँ के ज़िम्मे दूसरा काम है. सो ये रूल नंबर 11 हो गया हमारा. तो यस, कोर्ट हैज़ राइट टू टेल हाउ प्रोसीडिंग्स विल मूव, who will be the main party, who will bring evidences, documents on whose behalf witness can be called. Thus court will assign task and responsibility to each and every person related in suit. अब रूल नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं. हमारा सेकंड लास्ट रूल है हमारा, appearance of one of several plaintiffs of defendants or defendants for others. Where there are more plaintiffs than one, any one or more of them may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other in any proceeding. And in like manner, where there are more defendants than one, any one or more of them may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other in any proceeding. The authority shall be in writing signed by the party giving it and shall be filed in court. तो अगर कहीं पर किसी मुकदमे में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे को इख्तियार दे सकते हैं कि जनाब हमारी जगह पे बंदा पेश होता रहेगा, जो फैसला आपका होगा वो हमें कबूल होगा. तो लाजमी नहीं कि क्रिमिनल केस की तरह हर बंदा पेश हो. यहाँ पर किसी एक बंदे को इख्तियार देकर बाकी लोग अदालत में ना भी आएँ तो कुछ इसमें ऐसा हर्ज नहीं है. तो और अथॉरिटी ऑब्वियसली आपको राइटिंग में देनी पड़ेगी, रिटन फॉर्म में होगी, पावर ऑफ अटॉर्नी आपको देना होगा, ज़ुबानी कलामी कुछ भी नहीं होगा. तो ये रूल नंबर 12 ये बताता है, if there are several plaintiff defendants then they can give authority to other plaintiff defendant to appear, plead or act on their behalf. Authority must be in writing and must be signed by respective parties. Obviously इन राइटिंग होगा और मुतलका पार्टी से वो साइन भी किया जाएगा जो अथॉरिटी दे रहे हैं कि हमारे बिहाफ पे ये हो सकता है मामला. और रूल नंबर 13 ये आखिरी रूल है, इसको हम देखते हैं. रूल नंबर 13 ये कहता है ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जेंडर और मिस जेंडर. All objections on the ground of non-gender or misgender of parties shall be taken at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection is not so taken, shall be deemed to have been waived off. सो इसमें बेसिकली क्या बता रहा है ये रूल नंबर 13 में कि अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन करना चाहता है कि मुझे पार्टी के तौर पर नहीं रखा गया, मुझे रखना चाहिए था, तो कोई भी एज सच अगर इसका इशू होता है तो वो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में उसको बताना चाहिए. तो वो आपके जो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसमें आपको बताना चाहिए, ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए. तो कि वो मिस ज्वाइंडर के एज ए मिस ज्वाइंडर का मामला हो रहा है, तो उसमें ये है कि जब आपको पता चले कि अगर कोर्ट को पता चल गया कि आपने इस तरह डिलीट किया है, अगर आपको पहले ही पता था, इवन देन आप क्या करते हैं, आप इस मुकदमे में ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते. तो कोर्ट कहता है कि जनाब आपको तो पता था तो आपने पहले दरख्वास्त क्यों नहीं दी. अब आपको याद आ गया जनाब कि हमें दरख्वास्त देनी चाहिए, तो इस मुकदमे में पार्टी के तौर पर
हमें आप कह रहे हैं कि आपको बना लें, तो तो अगर कोर्ट किसी भी सूरत में आपकी मिस जॉइंटर या नॉन जॉइंटर की दरख्वास्त इसमें रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपकी रिजेक्ट कर दी दरख्वास्त, तो 110 की दरख्वास्त, तो आप तो 110 की दरख्वास्त करता है, तो आपके पास एक राइट आ जाता है, आपके पास राइट आ जाता है और आप इसको रिवीजन में जाकर चैलेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्वियसली सुपीरियर कोर्ट के सामने कि जनाब मेरा राइट बनता था को, बट कोर्ट ने अपनी जुरिडिक्शन प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं की, इसलिए इस चीज़ को रिवाइज होना चाहिए और लोअर कोर्ट को ऑर्डर किया जाए कि वो मुझे पार्टी के तौर पर कंसीडर करें। तो रूल नंबर 13, ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जेंडर और मिस जेंडर, ऑब्जेक्शन शुड बी रेज्ड एट अर्लीस्ट, पहली ऑब्जेक्शन आपको करना चाहिए अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में। ऑब्जेक्शन इज रेज्ड देन व्हेन सूट इज सेटल्ड और अबाउट टू सेटल, देन कोर्ट विल वेव राइट ऑफ ऑब्जेक्शन। अगर आप वो मामला हल हो रहा है और फिर आप उस तरह का ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि ये नॉन जेंडर मिस जेंडर है, तो कोर्ट उसको आपका राइट ऑब्जेक्शन को वेव कर देती है। इन केस कोर्ट रिजेक्ट्स 110 एप्लीकेशन, अ राइट इज क्रिएटेड फॉर अग्रीव पार्टी, मिस जेंडर और नॉन जेंडर कैन गो इन सुपीरियर कोर्ट फॉर रिवीजन। चलें, ये हमारा हो गया रूल 1 to 13 ऑर्डर नंबर 1। अब हम नेक्स्ट लेसन में इसके MCQs देखेंगे, रेलिवेंट MCQs, तो ताकि हमारी जो सी है वो प्रैक्टिस हो जाए उस हवाले से। तो जी ये हम देखेंगे नेक्स्ट में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।